सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर थोड़े से ब्लूज, जिस तरह की आपकी टाई है वैसे ही थोड़ा सा गम के संडे है, कल से हम टीवी पे नहीं आएंगे। सर कोई मसले वाली बात नहीं सर, आपने टेंशन ले ली सर। हमारा दिल टीवी में है सर। ये कहा जा सकता है। बट सर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और डिस्कस करना सारी बनती हैं। सर शुरुआत की जाए क्रिकेट से। आपको पता है हमारे शो का एक ट्रेंड बन गया था वर्ल्ड कप और उसके बाद भी कि हम शुरुआत क्रिकेट से किया करते थे। अब चूंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज़ जो है वो शुरू है, उसके अंदर पहले टेस्ट के अंदर तो हमने तफसीली गुफ्तगू की थी कि हमने जो किया, हमने गिफ्ट जो उनको दिया। अब दूसरे के अंदर भी सर थोड़ा सा रुख जो है वो उस तरफ हो रहा है और हमारे दूसरे टेस्ट के अंदर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पॉइंट कर रही हैं कि बैटिंग डिफेक्ट जो है वो वाज़े हो रहा है। बॉलर्स की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी ही रही इस सारे अंदर। लेकिन मुझे पता है आप इस मौजू पे थोड़े से भरे हुए हैं, थोड़ा आप टेंशन में है, तो आप बताइए ज़रा क्या टेंशन। हाँ जी, सो मसला फिर वही है कि पहली 6 विकेटें पाकिस्तान ने जल्दी गिरा दी, उसके बाद उनकी बहुत लंबी पार्टनरशिप लग गई। सो हम जो सोच रहे थे कि हमारी लीड होगी वो लीड नहीं रही। अगेन अब बॉलर्स को ब्लेम करना जाहिर है, वो हम इस पर तफसीली बात कर चुके हुए हैं। पहले 6 भी तो उन्होंने ही आउट किए थे। हाँ, ये अब बॉलर्स ऐसे हैं कि अब इनको असिस्टेंस चाहिए होती है पिच से, एटमॉस्फेयर से, वरना वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं है। बुनियादी बात यह है कि आपके बैट्समैन ने इतना कम स्कोर क्यों किया पहली इनिंग में। नंबर 2 उससे बड़ा सवाल, अभी जब बैटिंग आपकी दोबारा इनिंग शुरू हुई है, इतने खौफजदा क्यों खेल रहे हैं? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हार ही जाएंगे ना, तो क्या होगा? देखिए अभी ये तो दूसरा मैच है, दूसरे मैच में चले, पहले मैच के बाद आप ये कह सकते हैं कि लोग डिसहार्टेंड हैं। जब पहला मैच हुआ था तो क्या क्राउड को, आवाम को, पाकिस्तान को पहले पता था कि पाकिस्तान हार जाएगा? नहीं ना। कोई बांग्लादेश भी बहुत कोई टॉप टियर टीम तो नहीं है। कितने लोग आए थे ग्राउंड में मैच देखने? कोई नहीं आया। ठीक है, इसलिए टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाएं, खौफजदा होकर खेलना छोड़ें। इंग्लैंड बेवकूफ़ नहीं है जिनके यहाँ पे क्राउड भी पूरा आता है, फिर भी उन्होंने ये सोचा कि यार ये काम नहीं चलने लगा, ज़रा बेसबॉल करो। तो यहाँ पर बहुत शिद्दत से ज़रूरत है कि आप ज़रा निडर होकर खेलना शुरू करें और अपनी टेस्ट की टीम एक अलहदा बना लें। ये जो है कि जो सबसे ज़्यादा मसले भी रहते हैं, हमारा कोई 5-7 लाख डॉलर का नुकसान हो गया है जो हमने शाहीन को NOC नहीं दिया कनाडा खेलने का। उसके अलावा T100 खेलने का भी NOC नहीं दिया। इसी तरह कनाडा खेलने का तो हमने रिजवान को और बाबर को भी NOC नहीं दिया था, नसीम को भी हमने 100 नहीं खेलने दिया। ये आप कुल मिलाए ना तो 10-12 लाख डॉलर बनते हैं। वो उनको NOC दे देते, वो ले आते। अब आपने कौन सा नसीम और शाहीन खिला दिए हैं और कौन सा बाबर परफॉर्म कर रहा है? अलहदा कर दें, उनको व्हाइट बॉल में डाल दें, इसकी रेड बॉल की एक अलहदा टीम बना दें। वैसे ही ये कोई नहीं देखता है इसको। सबसे पहले तो कुछ ऐसा सोचें कि इसको लोग देखना शुरू करें। इसका और इसके ना देखने का ताल्लुक जीत हार से नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने लाहौर में पाकिस्तान इंग्लैंड का टेस्ट देखा हुआ है, पाकिस्तान की में जो क्रिकेट बैन हुई थी उससे पहले, उसमें भी कोई नहीं आया हुआ था। सो ये पाकिस्तानियों का मिजाज समझें। यहाँ पर ना लोग बैठे बैठे हैवी स्टेटमेंट दे देते हैं कि असल क्रिकेट तो फिर टेस्ट क्रिकेट ही होती है। कभी उनसे पूछो उन्होंने आखिरी दफा टेस्ट मैच देखा कब था, तो वो आपको 1985 भी नहीं बताएंगे। उन्होंने कभी जिंदगी में टेस्ट मैच बैठ के नहीं देखा, बस हैवी स्टेटमेंट फेंक देते हैं। सर मुझे तो यकीन है इस चीज़ का कि टेस्ट मैच की डायनेमिक्स होती है कि फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग्स पर क्या होना है, उसके बाद वो क्या है, सारा कुछ ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि वो हमारी यूथ जो है वो तो एक पैदा ही इस दौर में हुई है जिन्होंने वनडेज देखे होंगे और फिर T20 देखे होंगे, जो कि बड़े सिंपल फॉर्मेट्स। अब 10 ओवर के भी मैच चल रहे हैं। बाकी सर इसके अंदर खुर्रम शहजाद की अच्छी परफॉर्मेंस रही, 6 विकेटें उन्होंने ली। उसके बाद अली आगा ने सलमान अली आगा ने 2-2 विकेटें ली। तो बॉलिंग किस तो आप तनकीद उस तरह से नहीं कर सकते, एक बंदा 6 ही ले रहा है। अच्छा, नाइट वॉचमैन की डिसीजन थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि उन्होंने उस बंदे को भेज दिया जिसने सबसे ज़्यादा ओवर कराए हुए थे। मैं थका आ रहा वो बंदा है, उसको नाइट वॉचमैन बता दिया। और बाकी सर रन्स की हद तक असल में मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो हमने पिछली बार डिस्कस की थी। लेकिन असल में मसला अगर आप हर तरफ से पहुंच जाएं तो पहुंच तो बैटिंग पे ही रहे। और इंटरेस्ट की बात सर, इंटरेस्ट तब डेवलप होगा जब टेस्ट मैच के भी आपके स्टार्स जो होंगे वो आइडेंटिफाइबल होंगे कि जी जब टेस्ट मैच की सीरीज़ है तो यार ये हमारे टेस्ट के प्लेयर है। अभी हर चीज़ जो है वो मिक्स एंड मैच है। बाबर आजम का आपने जिक्र किया, तो सर मैं आज शो के ऊपर उनके ऊपर तनकीद नहीं करना चाहूँगा, मैं बल्कि एक ऐसी बात करना चाहूँगा जो शायद मोटिवेशनल है बाबर आजम फैंस के लिए। वो ये कि बाबर आजम जब फॉर्म में थे तो वो बड़े बड़े रन करते थे,
मतलब इन द पास्ट डेकेड आई वुड से कि ही इज द बेस्ट वीव प्रोड्यूस्ड। हमने बहुत इससे बेहतर बैट्समैन इस डेकेड में शायद प्रोड्यूस नहीं किया, ये बात अपनी जगह और हम उस चीज़ की तारीफ करते हैं। लेकिन हमने जब पिछले शो में आपको याद होगा हमने यूनिट्स की बात की थी कि अगर बैटिंग यूनिट हो या बॉलिंग यूनिट हो तो बाबर अगर एक दिन बुरा खेल गया है तो साथ सपोर्टिंग स्टाफ होता था जो उनको सपोर्ट करके एक मैच को एक तरफ ले जाते थे। मसला ये है कि आई थिंक ये ओवर हाइपिंग कि जी हमारे पास बाबर है आप टेंशन ना लें, उसके अंदर सारा मुद्दा जो है और सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके कंधों पे डाल दी कि आपने स्कोर करना है जाके, और अगर वो फॉर्म में नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा जो उनके बाद है उन पे जिम्मेदारी कौन डालेगा? सर ये तो फिर कोचिंग स्टाफ का मसला है, ये तो फिर एक परसेप्शन का मसला है और ख़ास तौर पे हमारे फैंस का मसला है कि हम कहते रहते हैं और हम पॉजिटिव वे में कहते हैं कि बाबर की अगर आप जान छोड़ दें कुछ देर के लिए, लेट हिम गेट बैक टू हिज रिदम, तो वो आपको सपोर्ट करने वापस आ जाएगा। हर फॉर्मेट में खिलाना है, कप्तानी भी देनी है, सब कुछ करना है, एड्स भी देने हैं, वो बंदा एक बंदा क्या क्या करे, उसके पास स्टाफ होगा तो वो कर लेगा। 100% बात यही है। इसका टोटल ब्लेम पीसीबी पर आता है और फैंस पर आता है। ज़बरदस्ती हर फॉर्मेट खिलाना है, ज़बरदस्ती इंश्योर करना है कि बाहर लीग खेलने ना जा सके। बात यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स प्रोड्यूस करो, आपको एक प्लेयर पे जिम्मेदारी इतनी भारी डालनी ना पड़े। देखें दुनिया के कंपोजर्स निकाल लें कमाल के, दुनिया के डांसर्स निकाल लें, फिल्म मेकर्स निकाल लें, स्पोर्ट्स पर्सन निकाल लें। आपके ख्याल में जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं वो हर सीरीज खेलते हैं, हर फॉर्मेट खेलते हैं? नहीं खेलते। वहां पे किसी का बच्चा पैदा होता है तो वो 3-3 6-6 महीने पे चला जाता है, पैटर्निटी लीव एंड मैटरनिटी लीव। बिल्कुल। तो यहाँ पे बाबर ठीक, बाबर एक अजीम प्लेयर है, बाबर अभी फिलहाल आउट ऑफ टच है, इसमें कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। बाबर जाए, बाबर किसी बीच पे लेट के निकर में चिल करे और वो कुछ 6-8-9 महीने बाद आके कहे कि मैं जरा ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरा ज़हन वापस आया है। इधर प्लेयर होना चाहिए, उसकी जगह कोई और खेल रहा हो। मतलब फिर वही बात है, वो अगर कनाडा जाके खेल रहा था तो उसको खेलने देना था। आपने जबरदस्ती उसको इधर बुला लिया, वो ना परफॉर्म कर रहा है, ना उसका दिल है, ना उससे परफॉर्म किया जा रहा है। इसको रिलैक्स करें, लोगों को रिलैक्स करें, इट्स अ गेम। कोई नहीं फौत हुआ पाकिस्तान के हारने से। हाँ, और सर अब तो देखिए हम थोड़े थोड़े आदी भी हो चुके हैं इस चीज़ के। बाकी सर हमारे कोचिंग स्टाफ के हवाले से बात की जाए तो देखें बैटिंग की हद तक कोचिंग हमारी उस तरह से स्ट्रांग नहीं है। जो आपने इंटरनेशनल लोगों को बुलाया वो दोनों फास्ट बॉलर्स हैं, मतलब गिलेस्पी हो गया और अजहर महमूद हो गए, तो वो बॉलिंग पे फोकस कर सकते हैं। बॉलिंग तो निस्बतन तो ठीक लग रही है हमें, बैटिंग के अंदर फ्लॉ है उसके अंदर। अगेन अब सर असल में मुझे लग ये रहा है पीछे से लोग तैयार नहीं हो रहे, पीछे से लोग सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। ये ना हो सर कि ये जो सीरीज़ है बांग्लादेश की, जो आप यकीन करें मैंने बड़े लोगों से जब बात की, इंक्लूडिंग हमारे रेजिडेंट जो आपके मेरे दोस्त हैं क्रिकेटिंग के, उनसे भी मैंने कहा कि यार मुझे लग रहा है बांग्लादेश इस दफ़ा ना हमें टफ टाइम देगा। सर मेरी बात साबित हुई कि बांग्लादेश टफ टाइम दे रहा है। ये होना ही नहीं चाहिए था, ये हो क्यों रहा है? अगर तो बैटिंग कसूरवार है इस चीज़ का, तो फिर वो जो सर्जरी जिसका हम वेट कर रहे हैं सर, अभी तक हुई नहीं वो सर्जरी, आपको पता ना सर, तो वो सर्जरी मेरे ख्याल में कर दी जाए फिर। सर मसला इस मुल्क का ना बाबों पे आगे खत्म है। यहाँ पे बाबे बैठे हुए हैं, वो बैठ के हिसाब लगाते हैं कि एवरेज किसकी ज़्यादा है उसको रख लो। यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर क्या होता है किसी को अंदाज़ा ही नहीं है। तो जब एवरेजें निकालने की कोशिश करेंगे आप, तो फिर यही होगा कि जो बंदा सेल्फिश गेम खेलता है वो ऊपर आ जाएगा, जो सेल्फलेसली खेलता है, टीम के लिए खेलता है, वो ऊपर नहीं आएगा। तो ये मसला आपका रहेगा। और बाकी सर देखें टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा क्यों होनी चाहिए? हर किस्म का जो फॉर्मेट है उसके अंदर आप प्लेयर्स को जो खिलाएंगे वो उस फॉर्मेट के अंदर नुमायाँ होंगे। अब आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं इस टीम के अंदर जो T20 के अच्छे प्लेयर्स हैं, जो T20 में परफॉर्म करते हैं। ये किसने सर बात लिख दी है? ये क्यों पत्थर पे लकीर बन गई है कि एक बंदा जो वनडे बड़ा अच्छा खेला ना 1 साल या 6 महीने से T20 में बड़े सपोर्ट दिए, वो टेस्ट भी खेल सकते। टेस्ट एक मुख्तलिफ जानवर है, इट्स ए डिफरेंट एनिमल। आपने उसके अंदर आपकी फिटनेस भी डिफरेंट है, रेजिलियंस की गेम है। 5 दिन खेलना है आपने 10 या 20 या 30 या 40-50 ओवर नहीं खेलने उसके अंदर। सो वो जब लोगों को वो मोटिवेट ये करेंगे यार कि आप अगर परफॉर्म करें T20 में, और सर ये यकीन से मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड के अंदर एक ये बात होती होगी कि यार तू अच्छा खेल लेना T20 में तो तीनों में तुम्हें करा देंगे, तुम्हारी कैटेगरी भी बढ़ जाएगी, तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। ये गलत अप्रोच है सर। मुझे तो लगता है कि एक और चीज़ होती है बोर्ड में, और वो है बाबे। बाबे क्या करते हैं कि उनको गुस्सा चढ़ता है कि यार ये बच्चे जो हैं ये T20 खेल खेल के इतना ज़्यादा कमा रहे हैं,
वो कहते हैं जी हमारे दौर में तो हम प्लेयर ही नहीं मानते थे उसको जो टेस्ट नहीं था खेलता, ये T20 इसके बंद कराओ, इसको टेस्ट में डालो। ये देती है तगड़ा अपनी तरफ से कि मतलब बात वही है कि प्लेटिनम कैटेगरी में कितने की ऊपर पैसे मिल जाते होंगे, यही अगर कोई बाहर जाके लीग खेलेगा तो डेफिनेटली और ज्यादा ऊपर पैसे कमा लेगा। ये बाबों का अपनी तरफ से रगड़ा देने का तरीका है। रगड़ा उस प्लेयर को तो जो लग रहा है सो लग रहा है, पूरी पाकिस्तान टीम साथ रगड़ा खा रही है सर। और देखें ये जो मैचेस हैं, ये सीरीज है बेसिकली, अब डायनामिक चेंज हो गया टेस्ट क्रिकेट का। कि आपने इंटरेस्ट की बात की, आईसीसी ने इंटरेस्टिंग बनाया सर टेस्ट क्रिकेट को। टेस्ट क्रिकेट का एक वर्ल्ड चैंपियनशिप रखती है उन्होंने, जो दीगर मुल्क जो सीरीज खेलेंगे उसकी बेसिस पे एक फाइनल कैटेगरी निकलेगी, ये 2 टीमों की जो फाइनल खेलेंगे कहीं जाके। ये उस चीज़ का हिस्सा है, लोगों को इस चीज़ से आगाही की जाए कि जी ये जो मैचेस हो रहे हैं इनकी एक इंपॉर्टेंस है, इनका एक आप इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, जीतेंगे तो आपकी स्टैंडिंग ऊपर जाएगी, इवेंचुअली आप शायद और बेहतर खेल सकते हैं। इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट है बेसिकली। सो मुझे समझ से बाहर है कि प्लेयर्स जो हैं उनकी भी खिचड़ी बनी हुई है, सिलेक्शन की भी, कोचिंग की भी, आई वुड से। और सर कोचेज़ का क्या होता है सर, जो इंटरनेशनल कोचेज़ आते हैं वो तो हवा के रुख की तरह आते जाते रहते हैं। अब हमारे पास 2 इंटरनेशनल कोचेज़ यहाँ पे आए हुए हैं, रेड और वाइट बॉल के। अब अगर टीम परफॉर्म नहीं करेगी हम क्या करेंगे, हम निकाल देंगे। सर ये दिन ना आ जाए कि यहाँ पे कोचेज़ जो हैं वो कहें यार कि यहाँ तो बोर्ड जो है वो इतना पिकी है, इतना चूजी है कि इल्ज़ाम हमारे पे आता है, प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते और हमें निकाल दिया जाता है। मेरा तो ये हुआ है माजी में। बिल्कुल, मेरा तो एक ही सजेशन है, वो ये है कि एक एज ब्रैकेट रखें, एक कट रखें कि इससे ऊपर बंदा बोर्ड में मुलाजमत नहीं कर सकता, और अगर उसको मुलाजमत करनी होगी तो फिर उसका जो है वो उसको एक साइकिक किस्म का टेस्ट देना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जाके हर साल क्लियर किया करेगा तो उसको एक्सटेंशन मिलेगी। वरना यहाँ पे सर जो बुढ़ा आदमी है ना वो हो चुका होता है बिटर, वो हर वक्त अपने साथ कंपेयर कर रहा होता है कि मेरी जिंदगी तो जो है जाया हो गई और मैंने तो ज्यादा मेहनत की थी, अब वाला ज्यादा पैसे कैसे कमा रहा है। वो रगड़े के चक्कर में ना वो नहीं कामयाब होने दे सकता कभी किसी को। और बाकी सर कोचिंग की हद तक आखिरी बात करूंगा कि मुश्ताक अहमद जो है बांग्लादेश का स्पिनिंग कोच है, स्पिनिंग ही आपको ले बैठी है यहाँ पे, तो मुश्ताक अहमद को हमारा कोच बना लें, मतलब ही वुड बी मोर देन हैप्पी, आई एम श्योर। बट सर चलें, बहुत मसले हैं अभी, चलें ये चल रहा है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीक इसके अंदर जो भी अपडेट आई करेंगे। बट बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि एक टेस्ट सीरीज़ बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान में जो हो रही है उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाए। इट विल बी वेरी एम्बेरसिंग एंड वेरी नेगेटिव। मुझे आप बताएं, मतलब फिर वही बात है, मुझे तो याद भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान कौन सी सीरीज जीता था आखिरी टेस्ट सीरीज। तो ये तो, और ये डाउन हिल है, ये नहीं रुकेगा। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन विनिंग, फर्स्ट ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग बने, बाद में देखेंगे जीता। बिल्कुल सर। इस ब्रेक में हमारे पास कम टाइम है, लेकिन मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दूं जो हम आगे लेके चलेंगे। तो सर आपको पता है जैसे कि इंटरनेट की सुस्ती जो है वो चल रही है और बहुत सारे बयानात सर रोज़ हमारे पास आ रहे हैं। तो एक नई चीज़ जो हमारे इल्म में आई है वो ये है कि पाकिस्तान में 2020 से लेके 2024 तक आज तक 20,000 से ज़्यादा VPNs जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं पीटीए के पास। ना सिर्फ ये सर कि बल्कि पीटीए ने एक इजी वे टू रजिस्टर योर VPN बना दी है, जिसके अंदर आप एक ऐप के ज़रिए जो है अपना VPN जो है पीटीए पे रजिस्टर कराएं और आप रजिस्टर्ड है फिर। अच्छा, अब उसके बाद आपका इंटरनेट क्या करेगा इसके बारे में नहीं पता। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप मतलब VPN जिस दिन आपका रजिस्टर हो गया, आपको ईमेल आ गई, अगले दिन जब आप घर से निकलेंगे तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, ये भी नहीं पता हमें। असल में मुझे तो क्लैरिटी नहीं है कि ये रजिस्ट्रेशन ऑफ VPNs जो है इसका मकसद क्या है, ये क्यों हो रहा है। आया VPN रजिस्टर कराना कोई आयरॉनिक ना हो जाए कि जी VPN तो सेफ्टी के लिए बंदा लेता है, रजिस्टर करा के अनसेफ ना हो जाए बंदा। तो सर मैं तो बड़ा घबराया हूँ कि VPNs के ऊपर अब क्या होगा। आपको और मुझे तो यूज़ करना पड़ता है क्योंकि हमने ख़बरें ढूंढनी होती हैं, हमने लोगों के ओपिनियंस देखने होते हैं, और वो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अभी तक ट्विटर एक्स पे आ रहे हैं। सर ये इतनी बड़ी जहालत है। एक तो ये कि अगर ये कोई कामयाब मैकेनिज्म है
तो सबसे पहले तो इनको ये करना चाहिए था कि पीटीए अपनी एक वेबसाइट पे जो 20,000 लोग रजिस्टर किए हैं उनमें से 6 का टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते कि 6 बंदे खड़े होके कह रहे होते कि जी मैंने अभी आके पीटीए में रजिस्टर करवाया है, अब मेरा इंटरनेट बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप भी आइए और रजिस्टर कराइए। ये मुझे मतलब 600 रुपया देते तो मैं सेल्फी स्टिक खरीद के इनको रिकॉर्ड कर देता। ठीक है, इनमें किसी को ये ख्याल नहीं आया। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये कि हम अभी बल्कि अगले फ्राइडे जो हमारा शो है, हम लोगों को दावत देते हैं, आए यहाँ बैठे और बताएं हमें कि जब से आपने रजिस्टर करवाया है उसके बाद से आपको क्या सहूलत मिली है। नंबर 2 चीज। नंबर 3 चीज ये कि ये ठीक है, मतलब मुझे अभी तक समझ गया है कि जब आपका एक दफा वीपीएन रजिस्टर हो गया ना, तो उसके बाद आप फेक आईडी से अगर कुछ भी करोगे तो उनको बेसिकली ये पता होगा कि ये आप हो। ठीक है, मतलब आपके आईपी एड्रेस से अगर एक ट्वीट आई है, अगर एक ईमेल आई है, एक कुछ भी हुआ है, वो असद के बजाय किसी जमाल के नाम से हुआ है, उनको ये पता है कि आईपी एड्रेस असद का है। चलें, ये बात तो ठीक हो गई। प्रॉब्लम ये है कि वीपीएन, मेरी क्या पाबंदी है कि मैंने अपने मोबाइल पे एक वीपीएन इंस्टॉल करना है। मैंने अगर अपना एक्सप्रेस वीपीएन रजिस्टर भी करवा दिया है तो उसके बाद नॉर्ड से मैं क्या कर रहा हूं ये वो कैसे जांचेंगे। सो ये एक, हमें सबसे पहली बात ये नहीं है कि मैं और आप जाहिल हैं और ये बहुत अक्लमंद हैं, क्योंकि अगर ये इतने अक्लमंद हैं तो ये एक टीवी शो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, उसमें लोगों को बता देते कि जी आगे का हमारा ये लाहे अमल है, ये हम इसलिए कर रहे हैं, इसकी एफिकेसी ये है, ये इस तरह से इफेक्टिव होना है, तो इसलिए हम ये यूं करने जा रहे हैं। आपने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? सर मैंने तो बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली है, वीपीएन पे नहीं सुनी। लेकिन सर वीपीएन के ऊपर एक मेरा जो इस खबर को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, तो हम यहाँ जाएंगे ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद आके मैं अपनी कॉन्ट्रडिक्शन पेश करूंगा। जस्ट टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर मैंने कॉन्ट्रडिक्शन का जिक्र किया। सर कॉन्ट्रडिक्शन मेरी कौन सी होनी है सर? मैं तो बड़ा लिटरल किस्म का आदमी हूँ। हमारी जो आईटी मिनिस्टर हैं शज़ा फातिमा साहिबा, उनका बयान जो है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक बयान में बाकायदा तौर पे कहा कि इस मुल्क में इंटरनेट की सुस्ती जो है इस वजह से है कि लोग जो हैं उन्होंने बहुत सारे वीपीएन इंस्टॉल कर लिए हैं। अच्छा, और कॉन्ट्रडिक्शन सर ये है कि पीटीए हमें मतलब बोस्ट कर रहा है, बता रहा है कि जी 20,000 से ज़्यादा तो 2020 में हमने रजिस्टर कर ली, 2020 से 24 में। ये एक मुस्तकिल तरीक है जिसके अंदर हम चाहते हैं वीपीएन रजिस्टर होएं, ढेर सारे वीपीएन जो हैं हमारे पास भी रजिस्टर करें, आप भी यूज़ करें। यानी कि सर पीटीए इस चीज़ को तो तस्लीम कर रहे हैं ना कि इस पर हम रुकावट नहीं डाल रहे, आप भी इस्तेमाल करें और आप रजिस्टर भी करें हमारे साथ, ताकि हमें पता हो क्या चल रहा है। सर पीटीए और आईटी मिनिस्टर की जो एक टसल है, और मैं इसी शो पे उसको टसल ही कह सकता हूं क्योंकि मुझे टसल लग रही है कि बाएं को नहीं पता दाएं हाथ जो है वो क्या कर रहे हैं। वो वीपीएन के ऊपर इल्ज़ाम ठहराती हैं, यहाँ वो कहते हैं जी हमने ऐप बना दी है उसके ऊपर, वहाँ पे वो कहती हैं जी कि इंटरनेट स्लो नहीं है, वहाँ यहाँ पे सबमरीन केबल ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा सर यहाँ पे देख लें आपके प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जो हैं, उनमें से एक जो नंबर जर्नलिस्ट है हमारे मुल्क के, उन्होंने इसके ऊपर केस भी किया हुआ है। ईमान मज़ारी साहिबा जो हैं उनकी वकील हैं इसके अंदर, उन्होंने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ हुआ है, एक लाहौर हाई कोर्ट में हुआ हुआ है केस, उसकी मुस्तकिल पेशियाँ हो रही हैं। उन पेशियों में पता चल रहा है यही बात कि जी इससे जितना नुकसान हो रहा है, मतलब 1.3 अरब रुपए का एक नुकसान भी बताया जा रहा है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा हो जाएगा इवेंचुअली ये। लेकिन सर हर चीज़, हर तबका जो है इससे मुतासर हो रहा है, इससे तंग हो रहा है। अगर पीटीए और आईटी मिनिस्ट्री जो दोनों हुकूमती इदारे हैं वो वन पेज पे नहीं आ सकते, तो फिर जो अवाम है वो तो कंफ्यूज होगी। ये इतना काउंटर इंट्यूटिव है ये वीपीएन रजिस्टर कराना, कोई शख्स क्यों कराएगा कि जी पीटीए वाले कह रहे हैं रजिस्टर कराएं, आईटी मिनिस्टर साहिबा कह रही है जी वीपीएन से स्लो हो रहा है आपका इंटरनेट। मुझे समझ नहीं आ रही सर क्या हो रहा है। सर देखिए, इस पे तो हमने बड़ी तफसीली बात की थी एक दफ़ा पहले भी कि नून लीग की जो बेस्ट आईटी मिनिस्टर आज तक रही हैं वो अनुशा रहमान साहिबा थी। सर मुझे पता है आप क्यों कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ऐसे तमाम चीज़ों पे ना जब उनसे टेक लेने को जाता था तो वो कहती थी कि जी मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, वो बयान ही नहीं थी देती। शज़ा फातिमा साहिबा जो है वो क्योंकि डिफेंड करने की कोशिश करती हैं तो वो शी एंड्स अप मेकिंग अ जोक ऑफ हरसेल्फ। बाकी ये है कि अगेन ये जो रजिस्ट्रेशन है
ये किस तरह से चलेगी, कोई एक दफ़ा आके एक्सप्लेन तो करे ना। मैं तो बल्कि ऐसा करता हूँ कि मैं कल ये करवा लेता हूँ अपना रजिस्टर, ताकि हम परसों बैठ के या जब हमारा अगला शो है उस पर बैठ के हम बता देते हैं जी इसमें क्या हुआ, ये रजिस्टर करवाया उससे कोई बेहतरी आई नहीं आई। अभी भी मैं, अब जब मेरा रजिस्टर हो गया फ़ोन, तो मैं इसको कैसे बाईपास कर सकता हूँ ये भी बता देंगे, चीट कोड भी सारे दे देंगे। और बताएं आवाम क्या चाहते हैं। सर और बाकी सर आई डोंट अंडरस्टैंड कि वीपीएन अब ये करके ही पता चलेगा, और मेरे सवालात हैं इसके अंदर के वो वीपीएन ब्रांड्स हम यूज़ कर सकते हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, नंबर 1 है तो सैकड़ों, अब वो बताएंगे हमें आपने कौन सा यूज़ करना है। अच्छा चलें वो भी मान ली बात, फिर हमने वो इंस्टॉल कर लिया, फिर उसके जो आईपी जनरेट हुए वो हमने रजिस्टर कर, जो भी इसका प्रोटोकॉल है, और उसके बाद होगा क्या? उसके बाद आप और मैं जो है बस सर असल में पता है क्या है सर, हम वो चाह रहे हैं कि आवाम का हर शहरी जो इंटरनेट यूज़ करता है वो गवर्नमेंट से थोड़ी अपनी गुडविल बढ़ा ले। ये गुडविल जेस्चर होगा सर नहीं देखिए, आपको और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि आप और मैं जो भी सही गलत पोस्ट करते हैं अपने नाम अपनी तस्वीर के साथ करते हैं। बेसिकली तो ये किया जा रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने फेक प्रोफाइल बनाए हुए हैं, ठीक है, ये जानने के लिए कि ये बेसिकली कौन है। फिर वही बात है, ये जान भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सजा देने का कल्चर ही नहीं है, ठीक है। मतलब वहाँ पे इंग्लैंड में राइट्स हो गए फेक न्यूज़ के ऊपर, लोगों की जानें चली गई, उन्होंने फायरवॉल लगाने का नहीं सोचा। उन्होंने कहा अब ठीक है इन्वेस्टिगेट करते हैं और जो जो इसमें मुलविस था उसको सजा दे देंगे। जिस तरह वहां पर होता है कि जब उधर ये थोड़ी होता है कि यार गाड़ी के नीचे आने से 4 लोग जहां बाग हो गए हैं तो ऐसा करते हैं कि ड्राइविंग पर पाबंदी कर देते हैं। भाई ड्राइविंग की आज़ादी है, जब कोई नीचे आएगा तो जो देगा उसको हम सजा दे देंगे। यहाँ पे होता है कि जी ये इतनी को प्रोएक्टिव अप्रोच है कि कल को फेक न्यूज़ हो ना जाए, आज ही इंटरनेट ही बंद कर दे। ऐसे थोड़ी दुनिया चलती है। मतलब ये तो मजाक उड़वा रहे हैं अपना। और ये मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो बुजुर्ग हमारे साफी हैं ना, ये भी पहले बहुत बड़े चैंपियन थे कि पाबंदियां होनी चाहिए और चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए। ये तो फिर शूतर बुर्ख महार पता नहीं इस किस्म की चीजें हो जाती हैं। सबको आपने आज़ादी दे दी, वो तो कोई भी कुछ भी कह देगा। इनको तब भी कहते थे कि जी इस पे कोई पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल कोर्ट में लिबरल लॉज के अगेंस्ट ट्राई कर लें अगर बंदे ने कुछ गलत कह दिया तो। वो तब इनको समझ नहीं आती थी। अब इनको जब ये बंद हुआ ना तो पता लगा ओहो ये तो बड़ा मसला है। तो उसकी वजह है ना सर, उसकी वजह ये है कि उस जमाने में जिस जमाने में ये कह रहे थे, इनको चीज़ नज़र आ गई कि यार ये जो प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं सोशल मीडिया के और बाकी, इनसे हमारी तरफ जो आई बॉल्स हैं वो तो वहाँ स्विच हो रहे हैं सारे, और हम अभी तक हिस्सेदार नहीं है उसके अंदर। बहुत सारे अब बन गए हिस्सेदार। तो पहले वो डिफेंड नहीं कर रहे थे, अब वो डिफेंड कर रहे हैं। तो इक्वेशन इतनी सी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो यंगर लॉट ऑफ जर्नलिस्ट कह लें या साफ़ी कह लें, आपके और मेरे जैसे, हम इस दौर में दाखिल हुए कि हमें साथ साथ ही सबको अपनाना पड़ा। तो जिन्होंने अपनाया नहीं वो अभी भी वो यही कह रहे हैं कि यार बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप। जिन्होंने अपना लिया वो अब कह रहे हैं यार कि प्राइवेट एंड पब्लिक जो क्लिनिक है वो दोनों चलते हैं इसके अंदर। ये वाली बात है सर बेसिकली। तो सर बाकी आगे चलते हैं। ये तो देखते रहेंगे हम ऑब्वियसली कि अब वीपीएन है। सर मैं असल में वेट करता हूँ, ये एक ना जो पुराने ज़माने में सर जब कोई टीवी शो चल रहा था ना, हर एपिसोड जो ख़त्म होता था वो कहते थे अगले हफ्ते की किस्त आ रही है, तो इसकी अगले हफ्ते की किस्त जो है कि उसको हम बाकायदा तौर पर सिटकॉम है बेसिकली। बाकी सर हमारे मुल्क में सर एजुकेशन का एक मसला हमेशा से रहा है, और एजुकेशन तो अपनी जगह के करिकुलम के ऊपर बहस होती है। बच्चों की लिए जो आपने स्कूल्स के स्ट्रक्चर्स खड़े किए हैं उनकी अपकीप की बात होती है, स्टेशनरी, डेस्क्स, इक्विपमेंट वगैरह। लेकिन ये सारा कुछ जो है हमेशा से हम कहते हैं कि उस्ताज़ा अगर वहाँ पे नहीं होंगे सही और प्रॉपर, और पढ़ाने का उनका एक मोमेंटम नहीं होगा, वो मोटिवेटेड नहीं होंगे, तो फिर कैसे सब कुछ चलेगा। तो सर पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक इसके अंदर पहल की, एक स्टेप लिया है जिसमें उस्ताज़ा जो हैं वो उनकी जो पसंद की ड्यूटियां लगी हुई हैं। ये भी आपको पता है सर, सरकारी जब आपकी नौकरी होती है तो बहुत लोग जो होते हैं इस चीज़ की सिफारिश, एक तो शायद कुछ लोग नौकरी लग जाए उसकी सिफारिश बहुत करते हैं, कुछ लोग तो मेरिट पे आते हैं। मेरिट वालों को तो हम कुछ नहीं कह रहे, जो लोग सिफारिशी आ भी गए हैं फ़र्ज़ करें, फिर वो इस चीज़ की मज़ीद सिफारिश भी कराते हैं कि उस स्कूल को में हमें लगवाएं या उस इदारे में हमें लगवाएं जो हमारी लोकेलिटी से पास हो या उधर ही हो। तो उसके ऊपर ये कहा गया है आपके तमाम जो इस वक्त पे तैनात हुए हुए हैं वहाँ पे हैं वो ख़त्म किया जाएगा। जो रिसेंटली हुए हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए तैनात किए गए वो ख़त्म होगा। पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैंडेट है कि हम उस्ताज़ा को वहाँ पे भेजेंगे जहाँ पे हमारा एक
मौक़िफ़ है और मोटिव है, और सारे इसके अंदर सर बड़ी फिर से लेयर्स आ जाती हैं। एक वो देखेंगे जी स्किल लेवल जो है किसी का क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, उनको आप इस स्कूल में डाल दें। ये वाकई में पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही मैंडेट बनता है कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो उसके साथ साथ आपको कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं। उन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की आपने जो प्राइस पे करनी है वो ये है कि आपकी कभी भी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। उस पोस्टिंग को सर्कमवेंट करने के लिए इन्होंने कहा जी कि आप हम करवा लेते होते थे जी कि हमें उधर ही रहें, मतलब मुस्तकिल हमें कुछ साल वहीं हमारी पोस्टिंग हुई है, उसको चेंज किया है। मेरे ख्याल में तो एक अच्छा इक़दाम है, आगे देखते हैं क्या होता है सर इसमें। जी सर, अच्छा इकदाम है, लेकिन ये कौन सा पहली दफ़ा हुआ है? ये तो हर कुछ अरसे बाद इस तरह के बयान आते हैं कि जी हम अपनी मर्जी की पोस्टिंग्स रोक देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी चिकन और एग वाली सिचुएशन है कि हमने यही क्यों अज्यूम कर लिया कि जहाँ पर टीचर की पोस्टिंग हुई हुई है, अगर वो गलत हुई है तो उसमें टीचर का ही किरदार है जिसने सिफारिश करके या रिश्वत दे के अपनी फेवरेबल जगह पे पोस्टिंग करवा ली है। ये भी तो हो सकता है कि जिस वक्त इलेक्शन हुए थे और उसका स्कूल जब बना हुआ था आपका वोट डालने का सेंटर, और वहाँ पे अगर उसने मदद करने से इनकार कर दिया किसी एक कैंडिडेट की, तो उसने बाद में हुकूमत में आने के बाद उसकी पोस्टिंग दूर करवा दी। सो हो तो कुछ भी सकता है सर, हो तो सारी बात काट रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि किसी एक शख्स ने सिफारिश की हो कि मुझे इस इलाके में जाएं, और जो उस इलाके में सेट थे उनको फिर मूव कर दिया हो, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, तो सब कुछ हो सकता है। हम सिर्फ एक पार्टी को गलत नहीं गर्दान सकते। बाकी ये है कि गुड लक टू देम, मतलब इस तरह की कोशिशें मतलब अपनी तरफ से वो करते रहें। ये हम अक्सर सुनते भी आए हैं और देख लेते हैं कि अब कितना मौसर होता है। हाँ। और बाकी सर अगेन मैं तो सिर्फ एक सर बात करता हूँ इस सारी चीज़ पे, हेल्थ एंड एजुकेशन पे, कि आपको पता जब भी ये YDA की स्ट्राइक का हम खबर देते हैं या असातिज़ा के ऊपर हम कोई खबर करते हैं, स्कूलों की अपकीप की बात करते हैं, अस्पतालों की नाक़िस इंतज़ामिया की बात करते हैं, तो सर मुझे सिर्फ दुख होता है और टेंशन होती है कि ये वो दो चीज़ें हैं जो किसी भी सोसाइटी के बुनियादी पिलर्स हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन। उसके बाद बाकी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब आपका हेल्थ सेक्टर स्ट्रांग हो तो आप थ्राइव करेंगे, आप हेल्दी होंगे तो आप एजुकेट होंगे, आप एजुकेट होंगे तो आप हेल्दी होंगे। ये बड़ी एक लिंकेज है इन दोनों चीज़ों का। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में सर आप सिर्फ बजटरी एलोकेशंस देख लें, पिछली जितनी हुकूमतें आई किसी का फोकस नहीं रहा, ये सिर्फ बाद में ब्यूरोक्रेसी आपस में खेलती रहती है। सर इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में कोई कहीं भी रहता हो, जब उसके पास पैसे आ जाते हैं तो उसकी पहली कोशिश होती है कि वो लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में से किसी एक शहर में अपना घर बना के बच्चे वहाँ पर शिफ्ट कर दें। अच्छा, अब बात ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि वो बेहतर रोजगार के लिए वहाँ पे आया है, उसने तो पैसे कहीं और से कमाए हैं, लेकिन पैसे कहीं और से कमाने के बाद उसको कहीं और शिफ्ट होना पड़ रहा है। वजह क्या है? अस्पताल और स्कूल। सो ये तो मतलब ये जिस तरह से बर्डन पॉपुलेशन का इन 3 बड़े शहरों पे हो रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हम अच्छे स्कूल नहीं खुलने देते किसी और जगह पे, हम अस्पताल नहीं खुलने देते किसी और जगह पे, हम छोटे शहरों के बजट के में जो बने हुए जो अप्रूव्ड अस्पताल होते हैं उनके हम पैसे लाहौर की सड़कों पे लगा देते हैं सर। और ये इतना बड़ा मसला है। उससे देखें आपने और मैंने हम इस शो के जैसे आपने का शुरू में कहा ना, आप उदास हैं कि टीवी पे नहीं आएंगे। जब हम टीवी पे नहीं होते हम टीवी देख रहे होते हैं बहुत सारा, और हमने बहुत सारे इंटरनेशनल अमेरिकन टेलीविजन और UK के बहुत आपने और मैंने कलेक्टिवली बहुत देखा है। उन सारों में एक चीज़ होती है कि जब किसी को स्टोरी लाइन इस किस्म की होती है कि एक फैमिली है, उनके बच्चे हो गए हैं, अब उनके लिए अपार्टमेंट छोटा हो रहा है, उन्होंने घर लेना है, सबब्स में जाना है, तो वो सवाल करते हैं कि सबसे अच्छा स्कूल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। और ये जितने लोग मैं जानता हूँ जो बाहर रहते हैं और जो शिफ्ट कर जाते हैं, एक मतलब एक अर्बन से सिटी सेंटर से हट के सबब्स में चले जाते हैं, वो कहते हैं यार स्कूल अच्छे हैं यहाँ पे। तो सर मेरे लिए ये ना, जब सहाफत से पहले मेरे लिए बड़ा अजीब सा होता था कि आपने अपना घर ही पैकअप करके आप एक ऐसी जगह में नए घर में जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ इस वजह से कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में चले जाएं। सर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? सर यही तो बुनियादी बात है कि यहाँ पे है सिर्फ स्टिक।
कि जी हम अपनी मर्जी की पोस्टिंग नहीं होने देंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे, आपकी मर्जी की नहीं होने देंगे, कोई करेगा दे देंगे, वो सजा दे देंगे। आपने खुद बताया बाहर क्या होता है कि बाहर आपको इंसेंटिव मिलते हैं। अगर आपका स्कूल अंडर परफॉर्म कर रहा है, आपके स्कूल के बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं या बच्चे फेल हो रहे हैं, तो उस स्कूल का बजट कट होना शुरू हो जाता है। और वही स्कूल अगर बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है तो उसका बजट बढ़ता चला जाता है। आप मुझे ये बताएं कि जो आप तड़ियां लगा रही है हुकूमत टीचर्स को, आपने उनको इंसेंटिव क्या दिया है कि अगर वो अच्छा काम करेंगे और बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे तो फिर आपने उनको बदले में क्या देना है? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। और सर मुझे जाते जाते इसी शो टॉपिक पे कि एक फिल्म याद आ गई, जो आपने टेस्टिंग की बात की, तो हर जो उनका सेकेंडरी और फिर हाई स्कूल लेवल के होते हैं स्कूल्स, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ना सबका उनकी स्टैंडर्डाइज एक टेस्टिंग होती है। तो एक फिल्म मैंने देखी जिसमें वो एक स्कूल जो अंडर परफॉर्म कर रहा होता है, उसका बजट कट हो रहा होता है, तो वो फिर उस टेस्ट को चोरी करते हैं जाके उसके। और ये एक फिल्म है, मेरा नाम भूल गया उसका, बट ये बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि वहाँ पे एक टेस्टिंग्स होती है कि हर स्कूल को फिर गेज किया जाता है। जाहिर है कोई स्कूल डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो रहा है तो उसके टेस्टिंग रिजल्ट्स देख के शिफ्ट होगा। बिल्कुल भारत सर, ये तो तमाम चीज़ें आ गई हमारे पास। एजुकेशन एंड हेल्थ हम बार बार कोशिश करते हैं यहाँ पे हो, कोशिश करेंगे सर अगले हफ्ते या इन द कमिंग वीक्स जो हमारे शोज़ हैं उनके ऊपर हमको इन दोनों टॉपिक्स पे किसी न किसी एक्सपर्ट को बुला के उनसे भी ये बात करें। भारत यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर शेख रशीद साहब के बारे में बात करनी पड़ेगी सर। सियासत के अंदर मतलब कोई भी हुकूमत जो है सर वो पूरी नहीं है जब तक शेख साहब का उसके अंदर कोई रोल ना हो। उनके तमाम सियासी करियर के अंदर वजारत दाखिला समेत वो 16 मरतबा सर मुख्तलिफ वजारतें उन्होंने संभाली हैं। तो सर एक्सपीरियंस क्या ही होगा उनका, और सर वो एक शख्स है। तो स्टोरी अलबत्ता उनकी हम पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में नहीं कर रहे। एक इंटरव्यू सर फिर से वायरल हो गया और पहले शायद वायरल हुआ नहीं था। ये 2-2.5 महीने पुराना इंटरव्यू है जो अब फिर राउंड्स कर रहा है सोशल मीडिया पे। और इसके अंदर जो उन्होंने बातें की उनके ऊपर कर लेते हैं बात। एक जो उन्होंने एक बयान दिया है इसके अंदर, वो बड़ा खौफनाक है कि उन्होंने कहा जी कि खुदकुशी की ख्वाहिश थी मेरी, लेकिन अज़ार बंद छोटा था इसलिए मैं कर नहीं सका या की नहीं। ये तो सर बहुत ही उन्होंने मतलब शेख साहब का एक आउटवर्ड और बड़ा एक ब्रूटल किस्म की एक उनकी स्पीचेस होती हैं और बात होती है और बड़े क्रैश हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन ये तो उन्होंने अपने ऊपर ही बात कर ली। सर वैसे तो खुदा से पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का आपको पता है कि पुरानी कही हुई बात कभी भी वापस मंजर आम पे आ सकती है, लाइफ होती है। बिल्कुल, तो वो उनकी अकेले की नहीं है, हमारी भी आ सकती है। क्योंकि आपको पता है कि आज़ारबंद जो है वो नहीं रोक सकता, हवाएं तेज हैं तो जब बुरा टाइम चल रहा हो तो वो आना ही आना है। लेकिन ये सर बड़ा मज़ेदार था। मतलब एक तरफ आपको पता है 2024 चल रहा है, तो इसमें बड़ी स्ट्रगल के बाद जनरेशन्स की स्ट्रगल है, जिसको फिर जेन जी ने आके उस पर फाइनल जो है मोहर लगाई है। और अब आप बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते, अब आप जो है सुसाइड का मजाक नहीं उड़ा सकते, अब आप मेंटल हेल्थ का मजाक नहीं उड़ा सकते। सो हैविंग सेड दिस, लेकिन जब से शेख साहब की ये चीज़ वायरल हुई है, मैं देख रहा हूँ कि किसी भी सोसाइटी के सेगमेंट ने इस पे उससे सीरियस नहीं रहा गया, सब ने इंजॉय किया है। और शेख साहब के ना अब कोई एक भी दोस्त नहीं रह गए दुनिया में। सो सब बहुत हंसे हैं। और बाकी मैं ये सोच रहा था कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो इसमें कामयाब हो जाते, तो उस आज़ार बंद का तो मतलब ऐड बन जाना था कि मतलब देखिए कितना ज़्यादा वजन संभाल लेता है हम बिल्कुल भी सर इस चीज़ को हम नहीं कर रहे। शेख साहब ने ये चीज़ जो है जिस भी वजह से, भाई तो बयान था ना, मतलब रियलिटी तो हमें नहीं पता। और उन्होंने ये अच्छा ही है कि उन्होंने इसके खिलाफ फैसला लिया। ये चीज़ उन्होंने पूरी तरह नहीं की, ये इस तरह से इसके अंदर हमारी गुंजाइश ही नहीं ना सर इस चीज़ की। तो नंबर 1। दूसरा ये आपकी बात सर पॉइंट बिल्कुल रेलिवेंट है कि आज से पहले
इस चीज़ पर लुक डाउन किया जाता था कि किसी ने इस किस्म की चीज़ की है, खुदकुशी की तरफ अगर कोई शख्स किया है। लेकिन जेन जी और बाकी वैसे भी सर अवेयरनेस अमंग्स पीपल के अंदर, मतलब ये साइकाइट्री के क्वार्टर्स के अंदर तो डेफिनेटली ये डिबेट तो आज से पता नहीं 100 साल पहले भी होती होगी या 50-60 साल पहले भी होती होगी। जिस बंदा इस किस्म की ख्वाहिशात रखता है उसका आप बाकायदा एक मुआयना करें, नफसियाती मुआयना करें, और उससे आपको पता चले कि उसके वो क्या सोच रहे हैं जिस वजह से वो इस रुख पे जा रहे हैं। शेख साहब का भी मैं मतलब अगेन इन ऑल सीरियसनेस कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी और चलें वो 2-2.5 महीने पहले की थी, आज मंजर आम पे आ गई है, तो उनको भी इस रुख को इख्तियार करना चाहिए। असल में इस मुल्क में सर ये चीज़ बड़ी टैबू है, और अगर आप प्लेस ऑफ पावर में हो, और शेख साहब तो हमेशा प्लेस ऑफ पावर में रहे हैं, तो ये बात ही करना सर बड़ी एक बहादुरी की बात है उस लिहाज से कि उन्होंने कहा जी कि मेरे ख्यालात जो थे इस तरह, इस चीज़ से कतई नज़र कि शायद वो इसमें कितनी सच्चाई है कि वो आया इस तरफ से, बट चूंकि उन्होंने कह दिया हम फेस वैल्यू पे ले लेते हैं, तो फिर इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट उनको खुद ज़ाती तौर पे करना चाहिए कि वो किसी से गुफ्तगू करके इस चीज़ के तय तक पहुँचे कि ये ख्यालात आ कहाँ से नहीं। हाँ जी, लेकिन फिर वही बात है कि इनको तो जिस तरह से आपने कहा ना कि ये तो हर हुकूमत के साथ रहे हुए हैं, बिल्कुल, और हर हुकूमत के काफ़ी मतलब डर्टी किस्म के काम ये करते रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी इनको इजाज़त देगा श्रिंक के पास जाने की। हाँ। क्योंकि श्रिंक तो फिर आपसे पूछता है बातें, तो फिर आपको बतानी पड़ती हैं, तो वो तो फिर मेरे ख्याल में कोई अफोर्ड नहीं करता। हाँ। बाकी ये कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, शुक्र है कामयाब नहीं हुए, कामयाब हो जाते तो पंखे का जो होल्डर सर और सर बाकी सर बिल्कुल ठीक है। अब सियासी नज़रिए पे आप देखें तो यहाँ पे सर हम बड़ी तनकीद करते हैं हमारे तमाम सियासतदान पे, और हम ये भी आप और मैं कहते हैं इस शो के ऊपर, और बाकी भी कहते हैं कि इस मुल्क में आप का सियासी करियर जो फुल सर्कल आता है वो तब आता है जब आप जेल जाते हैं। ये एक निज़ाम बना हुआ है हमारा, अनफॉर्चुनेट है, इसको ख़त्म करना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी थी वो बाकियों को जेल में भेजती है, फिर वो पावर में आते हैं वो जेल में भेजते हैं उनको। सिर्फ जेल जो है ना उसको लोग बड़ा इजी लेते हैं क्योंकि हमने बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया जेल को, कि जैसे अबानी पीटीआई जेल में है, दारी साहब जेल में रहे, शहबाज शरीफ रहे, मियां नवाज शरीफ सब रहे जेल के अंदर। सर उसका आपकी एक उसके नफसियाती असरात होते हैं। जेल का एक ये मसला है, तो उसको हमें एक तो इससे समझना चाहिए इस चीज़ को, और बाकी सर इससे ज़्यादातर ये कर सकते हैं कि हम एक सियासतदानों का एक वो बना सकते हैं बड़ा सीक्रेटिव किस्म का एक साइकोलॉजिकल सेंटर, यहाँ पे अगर उनको मसला हो रहा है तो वो वहाँ चले जाए, किसी को बताएंगे भी नहीं। बिल्कुल सर, क्योंकि ये इस खित्ते का तारीखी पस मंजर है ना, मतलब गांधी जी से लेके नेहरू साहब से लेके सब जेल में रहे, जुल्फिकार अली भुट्टो ने फांसी दी, तो मतलब ये तो इस खित्ते का कल्चर है। यहाँ पे तो अगर कोई जेल नहीं जाता तो उसको मायूब नजर से देखना चाहिए। सर बिल्कुल। बहरहाल अगेन ये सारा मतलब एक उस कॉन्टेक्स्ट में है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करें। शेख साहब को भी हमारी दुआएं उनके साथ हैं, मतलब आगे जाके को पता नहीं होता, सियासत खत्म तो किसी की नहीं होती यहाँ पे सर। बहरहाल वक्त खत्म हो जाता है, अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।